अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से है। और आज के व्लॉग का आगाज़ मंडे से हो रहा है। पीर का दिन ऐसा होता है जो शायद किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर मर्द हजरात होते हैं तो वो ऑफिस जा रहे होते हैं और तो कभी काम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बिकॉज एज बीइंग अ हाउस वाइफ मंडे के दिन बहुत सारी सफाई ड्यू होती है। आप लोग देख सकते हैं आज खूब सारी बर्फ़ पड़ी है सुबह में और बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है, बाहर -15 हो रहा है। आज पूरे के पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं क्लीनिंग घर की। वीकेंड पे ज़्यादातर जो मौका नहीं होता सफाई करने का, क्योंकि बाहर जाने का दिल चाहता है तो घूम फिर लेते हैं, या फिर ये होता है कि घर में जो है वो कोई अच्छा सा खाना बना लिया या किसी के घर चले गए। तो फिर घर में जो सफाई सुथराई का काम होता है वो वीकेंड पेंडिंग जितना भी होता है वो फिर मंडे को ही मैं समेट रही होती हूँ। अच्छा, बेडरूम्स में बहुत ज्यादा फैलावा होता नहीं, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ चादरें वगैरह चेंज कर ली, तकिए चेंज कर लिए, तो ये तो बहुत ही फटाफट से काम हो जाते हैं सारे। तो ये फिर जो है नाश्ते से पहले पहले ही निपटा लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ ही में आज सुबह ना एक बहुत छोटा सा मिसहैप हो गया। वो ये हो गया कि जो मेरा बेटा सुबह अयान स्कूल जाता है ना, उसकी स्कूल बस मिस हो गई। जस्ट 1 मिनट का एक फ़र्क हो गया था। हम तो लेट नहीं थे मगर स्कूल वैन थोड़ी जल्दी आ गई थी। वो लोग बस निकल जाते हैं बगैर इंतज़ार किए और अयान नहीं जा सका फिर स्कूल। आज आप लोगों से कुछ दिल की बातें भी होंगी। आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड है, जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर आप लोग उससे सीख सकें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो लड़कियाँ जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं, अपने हस्बैंड के बिना जो है वो कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ दिन गुजारना कैसा होता है और उसमें किस तरह मोटिवेटेड रहा जाता है, किस तरीके से वो टाइम गुजारा जाए। मैं वो तमाम स्टोरी इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ तैयारी करने नाश्ते की। किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ ऑमलेट। हस्बैंड के लिए भी ऑमलेट बनानी हूँ और अपने लिए भी ऑमलेट ही बनाने वाली हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगी कि अगर दराज़ें अंदर से साफ़ कर सकी तो। वैसे ही डीप क्लीनिंग का काम है और कभी महीने में एक दफ़ा यूजुअली होता है। तो अब देखें दराज़ें कितनी फैली हुई हैं, सबको मुझे सॉर्ट करना है इंशाल्लाह ताला। तो उसकी भी मैं आपको टिप्स बताऊँगी मैं किस तरीके से तमाम डीप क्लीनिंग वगैरह करने वाली हूँ। तो सबसे पहले नाश्ता वगैरह निपटा लेते हैं और ख़ुद भी खा लेती हूँ मैं। उसके बाद ही फिर क्लीनिंग शुरू होगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि हम पहले कुछ ना कुछ खा पी लें, थोड़ी जान पकड़ लें, उसके बाद ही सारे काम इस तरह के जो फिजिकल एक्टिविटी वाले काम होते हैं ये किए जाएं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपना बिल्कुल ख्याल करते हुए नहीं देखा। वो हमेशा नाश्ते से पहले या खाने से पहले ही सफाई कर लेती हैं, उसके बाद बहुत देर में खाना खा रही होती हैं। तो ऐसा मत करें, अपना ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। बाकी घर के काम तो वैसे पेंडिंग है, होते ही रहेंगे, कोई मसला नहीं, पूरा दिन पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले अपनी पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी है जो मैंने बहुत ही कम लोगों से शेयर की है और आज मैं ओपनली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसका रीज़न ये है कि भले से कुछ महीनों, कुछ सालों, कितने भी टाइम से फॉर वट एवर रीजन्स, मजबूरियाँ हैं, नहीं हैं। आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा वैसे भी मजबूरियाँ हो गई हैं, स्पेशली जब लोग अलग अलग मुल्कों में रहते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो तमाम लड़कियाँ इससे कुछ सीख सकें और उनके दिल को भी सुकून आ सके, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें की थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान मिला था। मगर मेरे जो चैलेंजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। तो गाइस कहानी शुरू होती है जून 2012 से, जब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर मूव हो गए थे। और पीछे मेरे सास ससुर दोनों पाकिस्तान में थे और उसके अलावा हमारे मतलब तमाम मेरे जो इन लॉज थे वो सब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे, देवर और नंद सारे के सारे। तो पीछे कोई और बच्चा नहीं था। वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी और मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब भी शुरू कर दी थी। तो अक्टूबर 2012 में तकरीबन 3 महीने के बाद हमें ये पता चला कि मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है पाकिस्तान में। इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हर कोई, हमारे रिश्तेदार, हम लोग सब लोग जो है वो दुआएं कर रहे थे और हर कोई हमारे रिश्तेदारों में से यही हमें बोलता था कि दुआ करो उनके लिए, क्योंकि एक दुआ ही उनके काम आ सकती है। मतलब इतना ज़्यादा उनका लास्ट स्टेज जैसा चल रहा था और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस ज़माने में। मेरे हस्बैंड मेरी सास से बहुत ज़्यादा अटैच थे, मतलब इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी मेरे हस्बैंड और मेरी सास के दरमियान। वो दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे और कोई भी, मेरी सास की पहले भी तबीयत कभी ख़राब हुई तो हमेशा मेरे हस्बैंड ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और सबसे ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड किया उनकी बीमारियों को लेके। तो जब ये सब हम लोगों ने सुना तो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल रहा नहीं गया और इसलिए फिर वो पाकिस्तान गए अपनी माँ को देखने के लिए, अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे अकेली थी। तो वो वक्त था कि जब हमारा एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। शुरू में तो काफ़ी कोशिश की मेरे हस्बैंड ने कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मतलब पाकिस्तान में उस टाइम पे रहें और मैं तकरीबन 2 महीने जो है वो पाकिस्तान में रही भी थी। मगर इसी ज़माने में ऐसा हुआ कि मैंने अपने बड़े बेटे को एक्सपेक्ट किया था और बार बार फ्लाइट्स में आना जाना मेरे लिए आसान नहीं रहा था, प्लस पढ़ाई भी थी जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी। तो बीच में गैप्स लेने भी सही नहीं थे। तो फिर मेरे हस्बैंड और मैंने, हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया मुझे जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टे करना चाहिए और मेरे हस्बैंड वो पाकिस्तान में होंगे अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। और इस डिसीजन में मैंने जो है वो इसलिए उनका साथ दिया क्योंकि मुझे अच्छे से ये बात पता थी कि सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल वही रख सकते हैं। अब ये टाइम कितना लंबा था ये तो हमें नहीं पता था और उस वक्त ये डिसीजन बोलना बहुत आसान था, मगर ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी।
इमेजिन करें कि एक ऐसी लड़की जो कभी कराची पाकिस्तान से ही बाहर नहीं निकली और फिर लाइफ में पहली दफ़ा वो बिल्कुल एक अनजान मुल्क में तन्हा रहने के लिए जा रही थी। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, कहना बहुत आसान था, करना बहुत मुश्किल। और मेरी सास की अल्लाह में मग़फ़िरत फरमाए, वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को उन्होंने रोका और कहा कि सना को इस तरीके से अकेले कैसे छोड़ सकते हो, मतलब वो कैसे अपना अकेले ख्याल रखेगी, तन्हा है बिल्कुल और बच्ची छोटी है। मगर मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, तो मैं कैसे उनको इस तरह तन्हा अकेला छोड़ देती। तो मैंने उनको यही बोला कि आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें और हम इन हालात में एडजस्ट कर लेंगे। परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैर पर ईमान लाते और आदाब के साथ। मगर बस उस वक्त एक ही चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी, और वो थी मेरी सास की तबीयत। मुझे अजर पे बहुत ज़्यादा यकीन है, हमेशा से मुझे ये होता है कि अगर हम कोई नेक काम करें तो उसका फल हमें बहुत अरसे बाद ही सही मगर हमें मिलता ज़रूर है। अल्लाह ताला उसका अजर आपको देते हैं और कई दफ़ा फ़ौरन ही दे देता है, कई दफ़ा जो है वो कुछ अरसे बाद देता है। और यकीन माने कि जो मैंने ये कुर्बानी दी थी ना उस टाइम पे, मुझे इसका अजर बाद में बहुत ज़्यादा मिला और बहुत तरक्की अल्लाह ताला ने हमें दी। तो इस तरह होते होते फिर जनवरी 2013 में मैं वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई और यहाँ पे मेरे देवर और नंद दोनों ही हुआ करते थे और हम लोग एक ही घर में रहा करते थे। मगर मेरे देवर और नंद दोनों ही फुल टाइम जॉब्स करते थे और पूरे पूरे दिन वो लोग घर पे नहीं होते थे। तो उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश की, मगर ऑब्वियसली जब एक इंसान जॉब पे है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये देखो गाइस, आज -15 हो रहा है, -15। ये देखो सैफ अली जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि बाहर जाए, बट मैं जाने नहीं देगी इसको। और अल्लाह, खतरनाक हालत हुई भी है। एंड सीरियसली मैं बताऊं तो ये जो है ना एक ऐसा काम है कि जो आप करते तो हो फॉर लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट्स वगैरह जो भी आपको जो है वो मिलते हैं उसके, बट एट द सेम टाइम जो वक्त वो गुजर रहा होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मैं जब अकेली थी बिल्कुल, तो मुझे शुरू में तो बहुत ज़्यादा घबराहट हुआ करती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा रोती थी, मैं बहुत डिप्रेस हुआ करती थी जब पूरे दिन घर में अकेली होती थी और उतनी सुनसानी होती थी। इंसान को तन्हाई ना काटने को दौड़ती है और बस दिल चाहता है कि घर से जो है वो चीख चीख के बाहर निकल जाओ। और कभी भी जो है वो तन्हा रहने की आदत थी भी नहीं। ज़ाहिर है मेरी पहले अम्मी अब्बू के साथ भाई के साथ रही और फिर उसके बाद जब मैं शादी होके गई अपने ससुराल तो वहाँ मेरी सास थी, ससुर थे माशाल्लाह, और हस्बैंड तो हमेशा साथ थे ही। ऐसा मैंने सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि ऐसा भी वक्त आएगा। और मुझे याद है कि एक दिन मैं बैठी हुई थी सोफ़े पे और टीवी मैंने ऑन किया और मेरा बस ऐसी दिल चाहा कि मैं अपनी शादी की वीडियो लगा के देखूँ। और रुखसती का जब टाइम था तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा उस वीडियो को देख के रोई हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा याद आई उस टाइम पे और धारे मार मार के उस वक्त रो रही थी, सच बता रही हूँ। 2 घंटे 3 घंटे मुझे जो है वो कोई होश नहीं था कि मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे थे। मैं इतना शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि बिल्कुल अकेले घर में, बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल वीरान और आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक ड्रामा फॉलो करना शुरू किया, शहरेज़ाद, जो उस वक्त आया करता था, माहिरा खान का ड्रामा। उस ड्रामे की वजह से जो है वो मैं कहीं ना कहीं कुछ इंस्पायर होना शुरू हुई या क्या हुआ। मेरा अल्लाह से कनेक्शन जो है वो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, शुरू से मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो परफेक्ट मुसलमान नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ होने की, मगर ये ज़रूर है कि एक ईमान था अल्लाह पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पाबंदी नहीं कर पाती थी नमाज़ों की और कुरान की। तो मैंने स्टार्ट किया अल्लाह ताला का जिक्र करना और बहुत ज़्यादा जो है वो जिक्र करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा फजर की नमाज़ की पाबंदी तो नहीं कर पाती थी पहले, लेकिन इस हद तक अब पाबंद होने लगी थी कि मैं हर रोज़ फजर की नमाज़ जो है वो पढ़ के अदा करती थी और सुबह सुबह मैं उसके लिए उठती और उसके बाद कुरान में ज़रूर पढ़ा करती थी एक पेज। तो ये जो अल्लाह ताला का जिक्र था ना, इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सुकून देना शुरू किया, बहुत मुतमईन करना शुरू कर दिया मुझे। अल्लाह ताला के कलाम में वैसे वाकई बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मैंने ये सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली होते हुए मैंने अब देखा कि सच में इंसान जब तन्हा होता है ना तो उसका वाहिद साथी सिर्फ अल्लाह ताला होता है। अल्लाह ताला से बात करे, अपनी जो है वो मुश्किलात अल्लाह ताला को बताए और ख्वाहिश करे, दुआ करे कि वो मुश्किलात ठीक करे, तो अल्लाह ताला वाकई आपकी मुराद सुनता है, आपकी दुआ सुनता है।
5 वक्त की नमाज़ों की पाबंद तो हो ही गई थी, मगर उसके साथ साथ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने सुना था कि सूरह मरियम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पढ़ने के लिए। तो मैंने हर रोज़ सूरह मरियम पूरी पढ़नी शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून आना शुरू हुआ। अल्लाह के कलाम में कैसी ताकत होती है देखें आप। और फिर उसके साथ साथ ही मैं ये करती थी कि नमाज़ों के बाद यानी हर नमाज के बाद मैं 100 दफ़ा या सलाम पढ़ती थी लाजमी। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि हम अपने खुदा को याद करें ऐसे वक्त पे कि जब हम मुश्किलात में हो, मजबूरी में हो, मुसीबत में हो, या फिर हम लोगों के दिल में घबराहट हो रही हो। आप यकीन नहीं जानेंगे कि इसके बाद मैं जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। स्पेशली वो वक्त जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मुझे दिल में एक सुकून आना शुरू हो गया और उस वक्त को झेलने की एक ताकत आ गई, एक बहुत ही अजीब सी ताकत जिसको मैं बयान नहीं कर सकती अपने अल्फाज में, लेकिन जो इंसान एक्सपीरियंस करता है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। और अब मुझे ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी मसला आता है ना, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करके रखती हूँ। चौबीस तरक्की अता फरमा दीजिए, आमीन। हमें हर तरह की बुराइयों से बचा दीजिए, हमें शैतान की शर, फितने के फितने, हासिद की हसद और दुश्मनों की दुश्मनी से बचा दीजिए, आमीन। हमारे नसीब अच्छे कर। और बस इस तरीके से अल्लाह से रुजू करते करते मेरा ये वक्त गुजरना शुरू हो गया और 3 महीने के बाद तकरीबन फाइनली मेरे हस्बैंड ने खुशखबरी सुनाई कि मेरे सास ससुर का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया था। तो फिर वो इस तरह उनको लेकर आ पाए ऑस्ट्रेलिया और माशाल्लाह से मेरी सास की भी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया आने के बाद से, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास थी, वो बहुत खुश थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तमाम चीज़ें सेटल होनी शुरू हो गई। तो मैं एक और भी चीज़ ये करती थी कि कई दफ़ा जो है वो वॉक पे बाहर निकल जाया करती थी। ऑस्ट्रेलिया में वेदर बहुत अच्छा होता है, गर्मी होती है और इसलिए जो है वो फिर मेरा दिल चाहता था कि मैं ज़रूर बाहर वॉक करने जाऊँ। मुश्किल होता था अपने आप को मनाना और डिस्ट्रैक्ट करना कामों में, मगर ये ज़रूर है कि अगर बंदा थोड़ी हिम्मत कर ले तो मैं समझती हूँ कि आप एज ए इंसान कुछ भी अचीव कर सकते हो। नामुमकिन ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी मुर्ग छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि ढाबा स्टाइल की होगी काफ़ी हद तक, और मैं भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जब मुर्ग छोले बनाए थे तो मैंने एक इंग्रेडिएंट नहीं डाला था, जो मैं इस दफ़ा डालूंगी और वो देखती हूँ कि उससे कैसा टेस्ट आता है। कुछ डिफरेंट आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मैं लास्ट टाइम बना रही थी, मतलब पहले 3-4 दफ़ा बना चुकी हूँ, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था जो ढाबे स्टाइल का मज़ा होता है। तो अभी मैं आज वही बनाऊंगी और देखती हूँ कि कैसा आता है, उस इंग्रेडिएंट से कुछ चेंज आता है कि नहीं। तो और रेसिपी बताती हूँ। मुर्ग छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बघार कर दिया है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। प्याज के ब्राउन होने पे मैंने चिकन डाल दी है और उसको अच्छे से भूनना है जब तक कि चिकन अपना रंग ना छोड़ दे। और फिर डालना है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और फिर गरम मसाला भी हमें डाल देना है इसी के अंदर। अच्छे से इसको भूनेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं छोलों के पानी डाल के जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ, ताकि ये मॉइस्ट रहे, ज्यादा लगे ना ये पतीली के ऊपर। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही। दही से जो है वो इसके अंदर एक अच्छा सालन सा बन जाएगा। और इसके बाद में एक और चीज़ डालने वाली हूँ जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और सालन बन जाएगा। वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ऐसा, बट ये है चने का पेस्ट। चने का नहीं, मतलब जो छोलों का पेस्ट है। तो जो उबले हुए छोले होते हैं उसी का पेस्ट जो है वो आप बना लें थोड़ा सा, और इस तरह सालन में डाल दें तो ये गाढ़ा गाढ़ा भी बन जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इसके बाद उबले हुए छोले डाल के हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह से गार्निश करें और 20 मिनट तक इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। और बाद में फिर ढक्कन उतार के और इसको हिला लीजिएगा अच्छे से, तो फिर ये रेडी हो चुका होगा सालन। बहुत ही यम्मी बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये स्टोरी आप लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर आप लोग इस सिचुएशन में कभी भी रह चुके हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों ने उस फेस को किस तरह डील किया था। बाकी आजमाइशें तो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये हमें एक दुनिया में दे दी गई हैं ताकि हमारा इम्तिहान लिया जाए कि हम कितना ज़्यादा अपने दीन पर, अपने मज़हब पर जो है वो कायम रह सकते हैं, हमें कितना अल्लाह ताला पे यकीन है। आज भी मैं इस बात को सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कभी भी किसी तरह भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी वक्त आए कि जब मुझे अपने हस्बैंड से दूर कभी भी रहना पड़े। चलिए जी गाइस, मुर्ग छोले तो तैयार है और जो मैंने अभी नई रेसिपी नया इंग्रेडिएंट डाला है इसमें देखते हैं कि उसका क्या असर हुआ, कितना टेस्टी है नहीं है। डिफरेंट यार, एक्चुअली गाढ़ा हो गया। जिस तरह ये पहले इस तरह गाना नहीं बनता था, तो इट्स रियली रियली गुड। बहुत अच्छी है रेसिपी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो
तो ये आजमाइशें जो है वो आनी जानी रहती हैं। हमें बस अपनी हिम्मत और अपनी ताकत नहीं छोड़नी होती है। हम लोगों को बिलीव होना चाहिए बस अल्लाह ताला पे, और इसके बाद अपनी फैमिली पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आप सबसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।